हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। पिछले दो चैप्टर्स में हमने मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इन इंडिया देखा और उनके लोकेशंस के बारे में हमने बात किया हुआ था और हमने अलुवियल, लैटरेट, रेड, ब्लैक सॉइल्स जैसे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और खासकर इंडिया में उनका लोकेशन कहाँ पर है इसके बारे में हमने ब्रीफली देखने की कोशिश की। आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सॉइल डिग्रेडेशन के कॉजेस क्या हैं और सॉइल को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज का हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। देखिए, हमने ऑलरेडी सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कई बार पढ़ा हुआ है। हमने देखा भी एरोजन वगैरह की वजह से, विंड्स वगैरह की वजह से, फ्लैश फ्लड्स वगैरह की वजह से सॉइल जो है वो कहीं ना कहीं एरोड होता है, डिग्रेड वगैरह होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सॉइल एरोजन, तो मेन एजेंट्स ऑफ सॉइल एरोजन चार हैं। सबसे पहला तो वाटर, हमने रनिंग वाटर के बारे में भी देखा और हमने ग्राउंड वाटर के बारे में भी देखा। दूसरा जो है वो विंड, यानी कि रनिंग एयर इज नथिंग बट विंड, मूविंग एयर इज नथिंग बट विंड। ये भी हम कई बार रॉक के पार्टिकल्स वगैरह ले जाती है और कई बार डिपॉजिट करती है। और तीसरा जो है वो है वेव्स, जो कि ज़्यादातर हमें ओशंस वगैरह में देखने को मिलते हैं। और चौथा जो है ग्लेशियर्स के मेल्टडाउन वगैरह हो जाने से भी सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल एरोजन के लिए। तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सॉइल अगर एरोड होगा, डिग्रेड होगा, तो इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? फर्टिलिटी ऑफ द टॉप सॉइल विल बी लॉस्ट। फर्टिलिटी अगर जाएगी सॉइल की तो क्या होगा? बस क्रॉप्स वगैरह नहीं उगेंगे, प्लांट्स वगैरह जो है वहाँ पर नहीं उगेंगे। भूखमरी से जो है इंसान और जानवर दोनों ही मर जाएंगे। हार्डली देयर वुड बी एनी लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमैनिटी और एनिमल लाइफ के सर्वाइव होने के लिए। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि फर्टिलिटी बहुत ही ज़रूरी होती है। जहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट अच्छा होता है वहाँ पर क्रॉप्स, प्लांट्स वगैरह का ग्रोथ अच्छा होता है, और जहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट कम, जहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी कम, वहाँ पर प्लांट्स का, क्रॉप्स का ग्रोथ होना नामुमकिन है या फिर बहुत ही कम होता है। तो टॉप सॉइल फर्टिलिटी अगर जाएगी तो कुछ बचेगा ही नहीं वहाँ पर। दूसरा जो है न्यूट्रिएंट कंटेंट विल डिक्लाइन एज दे आर वॉश्ड अवे बाई एरोजन। भाई अच्छी बात है कि प्लांट्स वगैरह वहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, लेकिन कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट उन्हें मिल रहा है? प्लांट्स के अच्छे ग्रोथ होने के लिए, क्रॉप के अच्छे ग्रोथ होने के लिए कितना न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल दे रहा है? अगेन दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जितने अच्छे न्यूट्रिएंट उस सॉइल में, उतना ही अच्छा ग्रोथ वहाँ के प्लांट्स का या फिर क्रॉप्स का होता है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल विल बी रिड्यूस्ड। अब जाहिर सी बात है कि अंडरग्राउंड वाटर जो है कहीं ना कहीं सीप होकर ही अंदर आता है। यानी कि हमने जैसे कि देखा कि रेनफॉल का वो जो वाटर है वो ग्राउंड पर आता है, या फिर जो रिवर वाटर वेव्स की तरह, या फिर अलग अलग फ्लैश फ्लड्स वगैरह की तरह जो इस सॉइल पर, इस लिथोस्फीयर पर जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं इसी ग्राउंड वाटर की तरह बनता है। यानी कि वो लेयर बर लेयर नीचे सीप होता है और एज अ ग्राउंड वाटर टेबल वो फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो वाटर जो है वो कहाँ से सीप होगा? अगर सीप होगा भी तो यहाँ पर किस तरीके से सॉइल उसे रिटेंशन में काम करेगा, यानी कि किस तरीके से वाटर रिटेंशन होगा? अगर सॉइल की फर्टिलिटी नहीं है तो सनराइज अगेन जो है डायरेक्टली हीट बढ़ा देंगे और अगेन वाटर वेपर की तरह वो जो है इवोपरेट हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल भी जो है रिड्यूस हो जाएगा। लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड हैबिटेट। अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो यही है, वेजिटेशन का लॉस होगा, वहाँ पर किसी तरीके के क्रॉप्स वगैरह नहीं उगेंगे, प्लांटेशंस वही नहीं होंगे, और इंसानी हैबिटेट वहाँ पर जानवरों का हो या फिर इंसानों का हो वहाँ पर दिखना नामुमकिन है। डिक्लाइन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी किस तरीके से डिक्लाइन हो सकती है? फ्रीक्वेंट क्रॉपिंग। देखिए अगेन 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। इससे ज़्यादा अगर आप क्रॉपिंग के सीजन्स रखेंगे, ऑफ कोर्स नेचुरली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंटली बार बार अगर अपनी लैंड को टिल करेंगे, क्रॉप करेंगे, तो वहाँ पर फर्टिलिटी बिल्कुल जो है खो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम क्रॉप को बोते हैं या फिर सॉइल को टिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगेन हमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है उस सॉइल को रिचार्ज, रिवाइटलाइज करने के लिए। अगर आप इमीडिएटली जो है विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू मंथ्स आप इमीडिएटली अगेन नए क्रॉप के साथ जाएंगे तो फर्टिलिटी जो है वो बुरी तरीके से मार खाएगी सॉइल की। अनसाइंटिफिक रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। कई बार जो क्रॉप रोटेशन हम करते हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स हम एक ही लैंड में जो उगाते हैं, कई बार अनसाइंटिफिक तरीके से भी इस तरीके का क्रॉप रोटेशन करना कई बार सॉइल की फर्टिलिटी पर मार खाता है। एक्सटेंसिव एंड एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये भी बहुत ही गलत है। क्योंकि कई बार वाटर की फैसिलिटी ना होने के कारण कई बार इस तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर्स पर ज़्यादातर डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि फार्मर्स को जो है जाहिर सी बात है कि उस क्रॉप को किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करवाना है। अगर एडिक्वेट उन्हें वाटर की फैसिलिटी ना मिले तो वो ज़्यादातर इन्हीं फर्टिलाइजर्स पर, और खासकर बग्स वगैरह को, वीड्स वगैरह को मारने के लिए, इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए हद से ज़्यादा भी पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, ये भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है। टू मच यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स
ऑल्सो कॉजेस द डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। तो वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम की वजह से भी हमें सॉइल की फर्टिलिटी कम होती देखने को मिलती है, जैसे कि इफ देयर इज नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द लैंड विल बिकम वाटर लॉक्ड। जाहिर सी बात है कि एक रीजन में या फिर एक लैंड में या फिर एक एरिया में अगर वाटर जो है वो कहीं ना कहीं ड्रेन होकर आ रहा है, चाहे वो रेनफॉल वाटर का हो या फिर कहीं ना कहीं फ्लड्स वगैरह से, अगर वो एक ही जगह पर वाटर लॉग होता है तो ये पूरी जो मिट्टी है वो नम हो जाएगी, यानी कि वो कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा वेट हो जाएगी और उसकी फर्टिलिटी जो है वो अब बरकरार नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का वाटर लॉगिंग सिस्टम भी बहुत ही ख़राब है। कब का तब जो है हमें ड्रेनेज थ्रू एडिक्वेट प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इस वाटर को जो है एक तरीके से दूसरे तरीके से या फिर एक तरफ से दूसरी तरफ हमें मूव करना बहुत ही ज़रूरी है। The normal circulation of air will not be possible due to waterlogging and amount of oxygen in the soil will decline. अब जाहिर सी बात है कि रात दिन अगर वाटर का एक पूरा एक लेयर जो है सॉइल के ऊपर रहेगा तो सॉइल को एडिक्वेट ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर एडिक्वेट सनराइज जो है वगैरह कैसे पहुँचेंगे, तो इसकी वजह से भी सॉइल पर फर्टिलिटी पर मार पड़ता है। सेलिनिटी यानी कि खारे पने से भी बहुत ही प्रॉब्लम है। ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स में हम देखते हैं ओशन को वाटर वगैरह टाइड्स वेव्स के जरिए जो है वो खासकर कई बार कोस्टल रीजन्स में आता है, फिशरमैन्स वगैरह जहाँ पर रहते हैं। सॉइल विल बिकम सलाइन और अल्कलाइन यानी कि ज़्यादातर केमिकल रिलेटेड वहाँ पर होना है, फिर ज़्यादातर सैलिनिटी वहाँ पर होना। इन लो रेनफॉल रीजन्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर सच रिडक्शन इन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जहाँ पर लो रेनफॉल के रीजन्स होते हैं, जहाँ पर राजस्थान वगैरह जैसे रीजन, आप नॉर्थर्न गुजरात भी जहाँ पर आप देख लें राजस्थान के बॉर्डरिंग के रीजन में, वहाँ पर भी बहुत ही कम रेनफॉल की वजह से ये सैलिनिटी जो खारापन है वो बहुत ही बढ़ता है। केमिकल नेचर जो है अल्कलाइनिटी वो भी सॉइल की बढ़ती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बुरी तरीके से मार खाती है। व्हेन द सी वाटर एंटर्स द लैंड द सॉइल बिकम्स सलाइन। बिल्कुल जहाँ पर ओशनिक वाटर लैंड वाटर से कोलाइड करता हो वहाँ पर भी जो आसपास लैंड का जो रीजन है, जैसे कि मैंने कहा कि कोस्टल रीजन, वहाँ पर भी हमें सैलिनिटी देखने को मिलती है। शिफ्टिंग और जूम कल्टीवेशन, इसके बारे में हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जिसे हम स्लैश और बर्न मेथड भी कहते हैं, जहाँ पर खासकर जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो फॉरेस्ट में किसी एक स्पेसिफिक रीजन मान लेते हैं कि 1 एकड़ में उन्होंने वीट वगैरह उगाया हुआ है और क्रॉपिंग का सीजन खत्म होते ही वो यहाँ पर हार्वेस्ट करते हैं और इस पूरे रीजन को जो है वो जला देते हैं। वो ये समझते हैं कि इस तरीके से वी विल बी इजीली डिस्पोजिंग ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल स्टबल वगैरह जो होता है उसे वहाँ पर वो बर्न करते हैं और इमीडिएटली एक नए रीजन पर वहाँ पर जाते हैं जो कि अच्छा खासा फर्टाइल होता है। वहाँ पर भी नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन वो क्रॉप्स वगैरह का हार्वेस्ट करते हैं और उस रीजन को भी जला देते हैं। तो इसकी वजह से, इस जलाने की वजह से इन सॉइल की फर्टिलिटी पर भी मार पड़ता है। इसे स्लैश एंड बर्न तरीका भी कहते हैं या फिर इसे शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, क्योंकि एक रीजन से दूसरी रीजन पर शिफ्ट हो रहा है, इसे जूम कल्टिवेशन भी कहा जाता है। इट इज टाइप ऑफ कल्टिवेशन मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने कहा कि जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पर इस तरीके के पॉपुलेशन या वहाँ पर इस तरीके के कल्टिवेशन को फॉलो किया जाता है। It is a type of slash and burn method of cultivation. This causes major deforestation, environmental pollution, loss of habitat for wild animals, etc. अच्छे खासे फॉरेस्ट एरिया में अगर आप आग लगा देंगे तो कौन सा फॉरेस्टेशन वहाँ पर अच्छा होगा? डिफॉरेस्टेशन है, आप जब जब ज़रूरत पड़े एक नए पैच ऑफ लैंड को, फर्टाइल लैंड को आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हार्वेस्ट कर रहे हैं, उसे जला दे रहे हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आग लगाने से तो जाहिर सी बात है कि धुआं वगैरह फैलता है, हीट वगैरह बढ़ता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और वाइल्ड एनिमल्स का हैबिटेट फॉरेस्ट में लॉस हो रहा है। ये बेचारे लोग रोड वगैरह पर आ जाते हैं कभी कभार क्योंकि उन्हें एडिक्वेट एरिया या फिर फूड नहीं मिलता उस फॉरेस्ट में। सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, तो अब तक हमने सॉइल डिग्रेड किस तरीके से होता है उसके बारे में देखा, तो अब हम सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अफॉरेस्टेशन, जितना हो सके उतना फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाइए, प्लांटिंग सैपलिंग्स वगैरह जो है आसपास के रीजन्स में लगाइए। जहाँ पर बैरन लैंड्स होते हैं, जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पर जाकर आप इस तरीके के जो बड़े बड़े ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पर भी आप प्लांटेशंस वगैरह लगवा सकते हैं। इसे अफॉरेस्टेशन कहा जाता है। काउंटर प्लोइंग, दैट इज कल्टिवेटिंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड, ताकि जहाँ पर से स्पीड विंड जो आ रही है उसके खिलाफ जो है काउंटर बर्निंग करें, यानी कि इस तरीके के लाइंस में या फिर जो ऑपोजिट परपेंडिकुलर जो शेप में होते हैं वहां पर आप ट्रीज वगैरह जो है, क्रॉप्स वगैरह जो है वहां पर आप लगवाएगा, ताकि ये विंड जो है इस सॉइल के फाइन पार्टिकल्स को लेकर आगे ना बढ़े, क्योंकि जब वो इस ट्रीज से इस क्रॉप वगैरह से कोलाइड करें तो वहीं पर वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स हो जाए और ये लैंड की फर्टिलिटी बरकरार रहे। स्ट्रिप कल्टीवेशन, दैट इज कल्टीवेटिंग इन द स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स के तौर पर जो है आप कल्टीवेशन कीजिएगा। इससे भी जो है कई बार जब हम वाटर वगैरह इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर सॉइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, वो जहाँ पर है वहीं पर ही
ही रहता है। फ्लड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फ्लड्स आर अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। तो जितना आप फ्लड कंट्रोल करेंगे उतना ही आप सॉइल की फर्टिलिटी भी कंजर्व कर सकेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि हमने कहा कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जितना कम कर सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कीजिएगा, खाद मैन्यूर जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा इन प्लेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और आखिर में कंट्रोल और रिस्ट्रिक्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो आसपास के ट्राइबल रीजन्स के लोग हैं वहाँ पर जाइएगा, उनमें अवेयरनेस पैदा कीजिएगा कि इस तरीके से जो आप करते हैं, इट इज़ नॉट जस्ट गेटिंग अवे बाय क्लीनिंग अ पैच ऑफ लैंड, आप जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कर रहे हैं, उस रीजन की फर्टिलिटी को भी मार पड़ रहा है। एंड अगेन यू आर द वेरी वन हु इज गेटिंग लॉस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपका हैबिटेट जा रहा है वहाँ पर, वाइल्ड एनिमल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, और अगेन आप उस लैंड को फिर से इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो अब इनफर्टाइल है, वहाँ पर फर्टिलिटी नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वाटर लॉगिंग की वजह से जो प्रॉब्लम के बारे में हमने बात की हुई थी, आप स्पेसिफिक ड्रेनेज सिस्टम बनवाइएगा ताकि वाटर जो है कहीं पर भी हद से ज़्यादा एक जगह वाटर लॉग होकर ना रहे, फ्रीली जो है मूव होते रहे। लेवलिंग ऑफ गलीज, रिवराइंस एक्सेट्रा, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। शीट इरोजन, गली इरोजन वगैरह के बारे में हमने बात किया, तो इस तरीके के गलीज वगैरह जहाँ पर भी है, जहाँ से वाटर इजीली सीप होता है, उन्हें बंद कर दीजिएगा, उन्हें लेवल कर दीजिएगा, ताकि जहाँ पर जो सॉइल है वहीं पर ही रुक जाए। Control of chemical fertilizers and pesticides in the markets, proper awareness about the need of conservation, एक मैसिव जो है अवेयरनेस की बहुत ही ज़रूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम साइड ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एज ए कॉमन सिटीजन्स। हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादातर जो फार्मर्स अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनके पास जाएं, उन्हें साइंटिफिक तरीकों के बारे में बताएं, उन्हें एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, इस तरीके के सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बताएं। तो जाहिर सी बात है कि तिनका जोड़कर ही कहीं ना कहीं हम समंदर बना सकते हैं। तो इस तरीके के मैसिव अवेयरनेस के बाद, साइंटिफिक तौर तरीक़ों को इस्तेमाल करने के बाद ही हम जाकर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे सस्टेनेबिलिटी की भी हम बात करते हैं, वहाँ पर हम रीच हो सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी सॉइल डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।